मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने स्तंभ कोशिकाओं के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बताया था कि हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हमने स्तंभ कोशिका कहा। अब मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। हमने ये कहा कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका होती है जिसका जो भी कोशिका होती है उसका एक निश्चित कार्य होता है। जैसे हृदय की कोशिका कह दो तो हृदय से संबंधित कार्य, त्वचा की कोशिकाएं कह दो तो त्वचा से संबंधित जो भी कार्य होगी वो कोशिकाएं करती है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसका क्या होता है, पूर्व कोई निश्चित कार्य नहीं होता, अर्थात यह तब तक किसी कार्य के लिए तैयार नहीं होती जब तक इनको कोई संकेत नहीं मिलता। अर्थात जब तक इनको संकेत कोई नहीं मिलेगा ये निष्क्रिय रहेगी, लेकिन जैसे ही इनको कोई संकेत मिलेगा यह कार्य करने के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। इसके पश्चात हमने स्तंभ कोशिकाओं के गुण पढ़े थे। देखिए हमारे कई बार ये 3.5 का एक प्रश्न आ चुका है, स्तंभ कोशिकाओं के गुण। अर्थात स्तंभ कोशिकाओं के देखिए क्या है, स्तंभ कोशिकाएं वर्तमान में जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक है क्योंकि अभी इनकी खोज चल रही है और अलग अलग प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं खोजी जा रही है क्योंकि अन्य प्रत्यारोपण में भी इस कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने 3 मुख्य इसके गुण बताए। इस 3 गुण के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था और आज हम इन 3 गुणों में एक एक गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि ये गुण क्यों महत्वपूर्ण है। अर्थात इन 3 जो गुण है उसी में ही इनकी पूरी संरचना इसी के अंदर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है। अर्थात स्तंभ कोशिकाएं विशिष्ट होती है, अविशिष्ट होती है। और हमने पढ़ा था लंबे अंतराल पश्चात, लंबे समय अंतराल पश्चात ये क्या करती है, अपने आप को नवीनीकरण करती है अर्थात नवीनीकरण करती है। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि सामान्यतः स्तंभ कोशिकाएं जब तक कोई संकेत नहीं मिलेगा यह निष्क्रिय अवस्था में रहती है, कह चुका हूं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन्हें विशेष कार्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है यह विभाजन द्वारा विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब हमारा पॉइंट आता है, सबसे बड़ी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है, इसका मतलब क्या है? विशिष्ट तो हमने सुना होता है, अविशिष्ट क्या होता है, इस बारे में अपन अब चर्चा करें। देखिए सबसे बड़ी इस कोशिका की जो विशेषता होती है वो क्या है, स्तंभ कोशिकाओं का जो है वो मुख्य लक्षण ये है कि इन कोशिकाओं में किसी विशेष प्रकार की उत्तक जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। अर्थात इन कोशिकाओं का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें किसी प्रकार की उत्तक विशेष की संरचना अर्थात किसी प्रकार के टिश्यू की जो संरचना स्ट्रक्चर होता है वो नहीं पाया जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह अपने साथ की कोशिकाएं अर्थात अपने पास स्थित कोशिकाएं हैं उनकी तरह कार्य नहीं कर सकती है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि एक तरफ स्तंभ कोशिकाएं एक तरफ हृदय कोशिकाएं। अब हृदय कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, शरीर में रक्त को क्या करना है, पंप करना है अर्थात भेजना है। अब हृदय कोशिकाओं का कार्य है, स्तंभ कोशिका इसके पास है लेकिन यह फिर भी कोई कार्य नहीं कर पाती अर्थात कोई कार्य यह नहीं करेगी। तो ये क्या है, स्तंभ कोशिकाओं का एक विशेष है। अब अर्थात अविशिष्ट स्तंभी कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं अर्थात अब समझिएगा अविशिष्ट क्यों कहते हैं, कि देखिए ये अपने पास की कोशिकाओं का कार्य नहीं करती। अर्थात अविशिष्ट स्तंभी कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं, अब आप समझिएगा। अविशिष्ट स्तंभी कोशिकाओं का मतलब क्या है, यह कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं जैसे अर्थात जो सामान्य कोशिकाएं होती है, जैसे आप कह सकते हो हृदय कोशिकाएं, त्वचा कोशिकाएं कह सकते हैं, या जो भी दूसरी कोशिकाएं होती है उनका निर्माण को अर्थात उनका निर्माण तो ये कर रही है लेकिन उनकी तरह ये कार्य नहीं कर सकती। देखिए उनकी तरह कार्य नहीं करते, अर्थात अविशिष्ट का मतलब क्या है,
ये हृदय जैसी पेशियां, त्वचा की पेशियां कह दीजिए, उनका निर्माण तो ये कर रही है, लेकिन उनकी तरह ये कार्य नहीं कर सकती। अगर इसको कार्य करना है तो इसे विशिष्ट बनना पड़ेगा, अर्थात अविशिष्ट से जैसे ही विशिष्ट बनेगी ये कार्य कर सकेगी। अर्थात स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट है, इसका सामान्य अर्थ क्या है कि ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे हृदय की कोशिकाएं, त्वचा की कोशिकाएं, पेशियां कोशिका, जो पेशियां प्रकार विशिष्ट कोशिकाएं होती है, उनका निर्माण कर सकती है, लेकिन कार्य नहीं कर सकती। कार्य कब करेगी? जब ये क्या विशिष्ट हो से अविशिष्ट से विशिष्ट हो जाए, और विशिष्ट होने के बाद अर्थात विशिष्ट संकेत मिलने के बाद ये विशेष कार्य को क्या करेगी? संपादित करेगी। अर्थात कहने का अगर संक्षिप्तीकरण कहें तो इन कोशिकाओं में अपने पास स्थित कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य नहीं करती, और कार्य नहीं करती, लेकिन जैसे ये अविशिष्ट से विशिष्ट प्रकार अर्थात इनको प्रेरित किया, ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था अविशिष्ट प्रकार का, तो मैं वापस आपको पीछे निकलता हूँ कि हमने 3 पॉइंट पढ़े। अपन को एक पॉइंट को आराम से समझना है, लेकिन जहां कोई दिक्कत हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा, अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो पहला पॉइंट है स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है, अर्थात स्तंभ कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है कि ये इसमें किसी विशेष प्रकार के उत्तर जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। अब ये अपने पास स्थित कोशिकाओं की तरह कार्य नहीं कर सकती, जैसे हृदय कोशिकाओं का कार्य अलग होगा, त्वचा कोशिकाओं का। अर्थात ये क्या है, सिंपल से कहूं तो ये उन कोशिकाओं का निर्माण तो कर सकती है, अर्थात हृदय कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, लेकिन कार्य नहीं करेगी। अर्थात ये कार्य नहीं करते, लेकिन जब विशिष्ट प्रकार अर्थात मैं प्रेरित करूंगा तो ये क्या करेगी? कार्य करेगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। विशेष परिस्थिति में इन्हें कार्य के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, विशेष परिस्थिति में इन्हें कार्य के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। देखिए अपने पहला पॉइंट पढ़ लिया, अपना दूसरा जो पॉइंट है वो है स्तंभ कोशिकाएं में विभाजन और नवीनीकरण की योग्यता होती है। क्यों? कि स्टेम सेल्स बार बार डिवीजन कर रही है, विभाजन कर रही है और नवीनीकरण कर रही है, इसका ये क्यों हो रहा है? देखिए हमेशा शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है, अगर मैं कुछ कोशिकाओं को छोड़ दूं, जैसे हृदय की कोशिकाएं कह लीजिए, आप तंत्रिका कोशिका कह लीजिए, रक्त कोशिकाएं कह लीजिए, इनमें पुनरावृत्ति की क्षमता नहीं होती। पुनरावृत्ति की क्षमता नहीं होती, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये कोशिकाएं कार्य करेगी, उसके अलावा पुनरावृत्ति नहीं कर सकती, लेकिन स्तंभ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब बार बार विभाजन होगा, अपन विभाजन पढ़ चुके हैं कि जब बार बार विभाजन होगा तो क्या होगा? एक कोशिका का विभाजन 2 कोशिकाओं में, 2 से 4, 4 से 8, तो क्या होगा? एक समय में बाद उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया, ये लंबे समय अंतराल पश्चात अपने आप को क्या करती है? नवीनीकरण, अर्थात अपने आप को दीर्घ काल नवीनीकरण करती है, इसीलिए इनमें विभाजन और नवीनीकरण की क्या होती है? योग्यता होती है। अब पढ़ लेते हैं पॉइंट। सामान्यतः हृदय पेशी कोशिका अर्थात देखिए पेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कह लीजिए, तंत्रिका कोशिका कह लीजिए, अपनी पुनरावृत्ति नहीं कर सकती। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पुनरावृत्ति नहीं कर सकती, परंतु स्तंभ कोशिकाएं पुनरावृत्ति द्वारा कुछ ही महीनों में अर्थात कुछ ही महीनों में अपनी संख्या क्या कर रही है? लाखों करोड़ों तक पहुंचा देती है। अब लाखों और करोड़ों का मतलब क्या है? इनमें क्या है? विभाजन क्षमता है। अब जब विभाजन क्षमता होगी तो इनकी संख्या क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी, और अर्थात ये लंबे समय तक अविशिष्ट रहती है, अर्थात उपस्थित रहेगी। और इस क्रिया को ही इन कोशिकाओं का दीर्घकाल स्वनवीनीकरण कहते हैं, अर्थात लॉन्ग टाइम पीरियड नवीनीकरण भी कहते हैं। तो इसका मतलब इन कोशिकाओं में क्या है? विभाजन की क्षमता भी है और नवीनीकरण की क्षमता भी है, इसीलिए इन कोशिकाओं को विभाजन और नवीनीकरण कोशिकाओं की क्षमता भी इन दोनों में उपस्थित है। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा हमने कि स्तंभ कोशिकाओं में विभाजन और नवीनीकरण की क्या होती है? योग्यता होती है। अब हम इसके आगे के तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं।
हमारा तीसरा जो प्रश्न है कि तीसरा जो पॉइंट, स्तंभ कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। अब क्यों कर रही है कि देखिए अविशिष्ट स्तंभ कोशिकाएं जब विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। अब देखिए हाल के वर्षों में वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से बाह्य व आंतरिक कारण हैं, ऐसे कौन से बाह्य व आंतरिक कारण कह लीजिए, या आप उसको अगर सेकंड वर्ड में कहें तो संकेत हैं। अर्थात ऐसे कौन से बाह्य और आंतरिक संकेत हैं जो क्या करते हैं, जो विभेदन क्रिया को प्रारंभ करते हैं। अर्थात वर्तमान में क्या वैज्ञानिक इस चीज का पता लगा रहे हैं कि विभेदन क्रिया तो हो रही है, अर्थात विभेदन क्रिया में क्या हो रहा है, अविशिष्ट स्तंभ कोशिकाएं विशिष्ट बन रही है। अब क्यों बन रही है, ताकि वो क्या करे, कार्य कर सके। अगर अविशिष्ट होगी तो इस अर्धे कोशिकाओं का निर्माण तो कर सकेगी, लेकिन उनकी तरह कार्य नहीं कर सकेगी। अगर वो विशिष्ट बन जाएगी तो वो अर्धे कोशिकाओं की तरह क्या करेगी, कार्य कर सकेगी। तो वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बाह्य आंतरिक संकेत कौन से हैं जो इन स्तंभ कोशिकाओं को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि ये निष्क्रिय अवस्था से कहां चली जाए, सक्रिय चली जाए और अविशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करे, अविशिष्ट कोशिकाओं से विशिष्ट कोशिकाएं बनाए ताकि ये कार्य कर सके। तो ये वर्तमान में चिंतन का टॉपिक भी रहा है। तो वापस है, स्तंभ कोशिकाओं के गुण हमने 3 पढ़े थे। स्तंभ कोशिकाएं अविशिष्ट होती है, विशेष परिस्थितियों विशेष कार्य की समर्पित होती है और विभेदन द्वारा विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो अर्थात किस प्रकार गुण है हमने इसको पढ़ लिया। अब हमारा आगे का टॉपिक रहेगा स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार, अर्थात कितने प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं होती है। तो विशेष तौर से ध्यान रखना 4 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं होती है। अब हम 4 प्रकार की स्तंभ कोशिकाओं को पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार। देखिए हमारा पहला जो टॉपिक था वो था स्तंभ कोशिका क्या होती है और इसके क्या क्या गुण हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार, अर्थात स्तंभ कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बेसिकली बताना चाहते हैं कि स्तंभ कोशिकाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसका मतलब 4 प्रकार की कौन सी है, प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं। हम प्लूरोपोटेंट कोशिकाओं को हम आगे पढ़ चुके हैं पहले कि प्लूरोपोटेंट कोशिकाओं से पहले कौन सी कोशिका बनती है, टोटिपोटेंट कोशिकाएं। कहां पढ़ा था अपन ने, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उससे क्या बना था, जाइगोट बना था, जिसको हमने क्या कहा था, टोटिपोटेंट कोशिका कहा था। फिर हमने टोटिपोटेंट कोशिकाओं से आगे बताया था कि विभेदन द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और जब ये क्रम चलता रहता है तो आगे कोरक पट्टी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। और उसके बाद हमने प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था और यह कोशिकाएं आगे किसका निर्माण करती है, तो हमने पढ़ा था मल्टीपोटेंट कोशिकाएं। ये हम पढ़ चुके हैं मल्टीपोटेंट कोशिकाएं। अब प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं सेकंड टाइप है वयस्क स्तंभ कोशिकाएं, थर्ड है क्लोन से व्युत्पन्न कोशिकाएं और चौथा है पूर्ववर्ती कोशिकाएं। अब सबसे पहले आता है कि अपन एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं, तो मैं पहली बेसिक चर्चा करता हूं प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं। देखिए जो प्लूरोपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं होती है ये शरीर के 3 स्तर, अब 3 स्तर कौन से हम जानते हैं कि शरीर में 3 स्तर जो होते हैं वो होते हैं, पहला होती है एक्टोड्रम, सेकंड मेसोड्रम या मेसोड्रम और थर्ड है एंडोड्रम। अर्थात शरीर के तीनों जो स्तर होते हैं, तीनों प्राथमिक जनन स्तर है एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, इनसे उत्पन्न होने वाली, अर्थात मेसोड्रम से जो उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं हैं, मेसोड्रम से उत्पन्न होने वाली जो भी कोशिकाएं हैं
उनके निर्माण की ये क्या करती है, क्षमता रखती है। अर्थात 3 जो जनन स्तर है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, इससे उत्पन्न होने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको बनाने की क्या करती है, क्षमता रखती है। और इन कोशिकाओं को किनसे प्राप्त करता है, इन जो कोशिका है प्लुरोपोटेंट, इनको मानव भ्रूण, मानव का जो भ्रूण होता है या उसके उत्तक होते हैं भ्रूण के, उनसे क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसकी जो इस कोशिका की जो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो 1958 में, याद रखिएगा, अभी 1958, अभी भी मतलब आज से लगभग 22 साल पहले ही ये कोशिकाओं की मतलब चली है। तो एक वैज्ञानिक थे गियरहर्ट व थॉमसन, 2 वैज्ञानिक हैं, गियरहर्ट और थॉमसन ने क्या किया था, इन कोशिकाओं की खोज की थी। और इन्होंने ये बताया कि ये कोशिकाएं जो स्तन कोशिकाएं होती है वो विशेष तौर से हृदय, अग्नाशय और तंत्रिका तंत्र जैसी कोशिकाओं को बनाने की क्षमता जो रखती है वो कौन सी होती है, प्लुरोपोटेंट कोशिकाएं होती है। अब इन कोशिकाओं का उपयोग क्या है कि इन प्लुरोपोटेंट कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, अर्थात अपन कह सकते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं, ये बनाने की क्षमता रखती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको पता है कि आजकल कुछ हमारे शरीर में दैनिक कारणों से कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, अर्थात वो कार्य करना बंद कर देती है। अब जब कार्य करना बंद कर देती है तो मनुष्य में जब कोई विशेष प्रकार की कोशिका जैसे हृदय की कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी तो उसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो प्लुरोपोटेंट कोशिकाएं की सहायता से हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त या खराब कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से आधार बदला जाता है, अर्थात प्रत्यारोपण प्रक्रिया द्वारा हम प्लुरोपोटेंट स्तन कोशिकाओं का उपयोग करके और क्षतिग्रस्त या बीमार कोशिकाओं को हटाकर उसकी जगह नवीन कोशिकाओं को प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य में वापस जो जीने की क्षमता होती है, अर्थात जो बीमारी होती है उससे वो क्या होती है, उसकी खत्म हो जाती है। तो प्लुरोपोटेंट कोशिकाएं क्या होती है, प्लुरोपोटेंट कोशिकाओं की जो खोज की थी गियरहर्ट और थॉमसन ने, 3 स्तर बनाने की, 3 स्तर से जो उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं की उनको निर्माण करने की क्षमता होती है, मानव भ्रूण और उत्तक से प्राप्त किया था। और शरीर में बीमार और क्षतिग्रस्त उत्तकों को, ये क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती है उनको नई कोशिकाओं द्वारा प्रत्यारोपित किया जाता है। अब यह कोशिकाएं 2 प्रकार की, सबसे पहले भ्रूणीय स्तन कोशिकाएं और भ्रूणीय जन्म कोशिकाएं, भ्रूणीय स्तन कोशिकाएं और भ्रूणीय जन्म कोशिकाएं। अब देखिए भ्रूणीय स्तन कोशिकाएं क्या होती है, इन कोशिकाओं को कोरक पुट्टी, हम कोरक पुट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हमने कहा था ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी या ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक स्तर द्वारा, अर्थात कोरक पुट्टी या ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक स्तर द्वारा इन कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अर्थात आंतरिक स्तर द्वारा इन कोशिकाओं को हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं। और इनका सर्वोदर भी भ्रूणीय कोशिकाओं के समान होता है और इनका जो संवर्धन है वो एक प्राकृतिक तौर पर किया जाता है, ना कि प्रयोगशाला में। तो अब हम एक टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्लुरोपोटेंट स्तन कोशिकाएं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्लुरोपोटेंट कोशिकाएं। देखिए प्लुरोपोटेंट कोशिकाएं क्या होती है, इन स्तन कोशिकाओं से, तीनों प्राथमिक स्तर कौन कौन से हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। हम जानते हैं इन स्तरों से आगे क्या होता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो इन कोशिकाओं, स्तन कोशिकाओं में तीनों प्राथमिक जनन स्तर अर्थात एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं को बनाने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। किसमें, प्लुरोपोटेंट। हम पढ़ चुके हैं टोटिपोटेंट से आगे प्लुरोपोटेंट, फिर मल्टीपोटेंट कोशिकाएं। मानव प्लुरोपोटेंट कोशिका अर्थात मनुष्य के अंदर यह कोशिका मानव भ्रूण और भ्रूण संबंधी उत्तकों से कोशिकाओं को अलग करके, अर्थात इन कोशिकाओं को मानव भ्रूण और भ्रूण संबंधी उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं से अलग करके और उनका संवर्धन करके इन कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, हमेशा प्राप्त करते हैं। अब इन कोशिकाओं को अगर सबसे पहले संवर्धन किसने किया, कई बार 1 नंबर का प्रश्न भी आता है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कई बार हमारे 1 नंबर का प्रश्न आता है कि इन कोशिकाओं का संवर्धन किसने किया। तो आपको पता चला कि जो कोशिकाओं का संवर्धन है वो गियरहर्ट और थॉमसन ने कब किया था, सन 1998 में इन कोशिकाओं का मानव भ्रूण से अलग करके इनका संवर्धन किया था। यह कोशिकाएं, ध्यान रखना, शरीर की सभी विशिष्ट कोशिकाएं जैसे अग्नाशय कोशिकाएं कह लीजिए, तंत्रिका कोशिका कह लीजिए,
और हृदय कोशिकाओं कह दीजिए, उनको बनाने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। और इसकी ये जो खोज क्यों की जा रही है इसको जानना, इससे क्या है कि हमारे शरीर में कई बार बीमारियों से क्या होता है, कुछ विशेष कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, बीमार कोशिकाएं जो होती है उनको क्या करता है, हटाया जा सके। अपन प्रत्यारोपण करते रहते हैं, दिन चल रहा है, तो क्या होता है, बीमार और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटा के उनकी जगह प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं अर्थात प्लूरोपोटेंट कोशिकाओं को प्रत्यारोपित किया जा रहा है, ताकि वो बीमार कोशिकाओं को हटाया जा सके, जिससे मनुष्य क्या होता है, वापस स्वस्थ हो जाए। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, प्लूरोपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है, इन स्तंभ कोशिकाओं में तीनों प्राथमिक जननी स्तर अर्थात एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं को बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। मानव प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं मानव भ्रूण और भ्रूण संबंधी ऊतकों से कोशिकाओं को अलग करके और उसका संवर्धन करके, प्रयोगशाला में संवर्धन करके इसको प्राप्त किया जाता है। गियरहट और थॉमसन ने सन 1998 में इन कोशिकाओं को मानव भ्रूण से अलग करके किया था, और यह कोशिकाएं शरीर की सभी विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है और भविष्य में क्या हो, बीमारियों से हम मनुष्य को निजात कराना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने 3 स्तंभ कोशिकाओं के गुणों को पढ़ा, क्योंकि प्रश्न देखिए इसमें कई बार आता है कि स्तंभ कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए, तो सिंपल है पूरा स्तंभ कोशिकाएं, लेकिन कई बार प्रश्न 2 तरीके से आता है। पहला तो आता है स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है और इसके गुण को समझाइए, तो स्तंभ कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया और फिर स्तंभ कोशिकाओं के गुण को पढ़ लिया। और कई बार आता है स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार को, तो आज हमने पहले प्रकार में पढ़ा, अब इससे आगे हम इसका ही जो 2 डिवीजन और उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम 3 प्रकार को पढ़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।